महाराज, कुंती के पुत्र कदापि हस्तिनापुर के सिंहासन के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें से किसी में भी कुरुवंश का रक्त नहीं बह रहा है। वे सभी किसी अन्य की संतान हैं। महाराज, दुर्योधन का मंतव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि ये राज्यसभा निर्णय लेते समय इस बात को ध्यान में रखे। महाराज, ये जानते हुए कि द्रुपद हस्तिनापुर का ही नहीं, हमारे आचार्य द्रोण का भी शत्रु है, उन्होंने उसकी कन्या से विवाह कर लिया। परंतु दुर्योधन, उससे विवाह करने तो तुम भी गए थे। केवल मैं ही नहीं, कुलगुरु कृपाचार्य पूरा आर्यावर्त किया था। और मैं इसलिए गया था क्योंकि हस्तिनापुर ने स्वयंवर का निमंत्रण स्वीकार किया था। जहां तक मुझे स्मरण है, निमंत्रण स्वीकार करने के पीछे तुम्हारा पर्याप्त आग्रह था पुत्र। पिताश्री, यदि युवराज निमंत्रण स्वीकार न करवाते तो वह हस्तिनापुर के गौरव पर एक लांछन माना जाता। युवराज ने महाराज द्रुपद से बैर होने के पश्चात भी हस्तिनापुर के हित में अपनी व्यक्तिगत भावनाओं की बलि देकर प्रशंसा के योग्य कार्य किया है। और अब यह सूचना मिली है कि कुंती के पुत्र न केवल द्रौपदी के साथ बल्कि द्रुपद की आदि सेना और यादव अतिरथियों के विशाल समूह के साथ हस्तिनापुर की ओर प्रयाण कर चुके हैं। क्या मैं राज्यसभा से यह पूछ सकता हूं कि सेना को साथ लाने के पीछे कुंती पुत्रों की क्या योजना हो सकती है? भांजे, ये तो कोई मूर्ख भी बता सकता है कि सेना के साथ किसी नगर की ओर प्रयाण करने का अर्थ केवल आक्रमण होता है, प्रेम मिलन नहीं। मामाश्री, पांडव हमारे शत्रु नहीं हैं कि हम पर आक्रमण करें। विकर्ण, तुम्हारे मत की जब आवश्यकता पड़ेगी तुमसे पूछा जाएगा। किंतु ये मिथ्या आरोप। विकर्ण, तुमने सुना नहीं भ्राताश्री ने क्या कहा? परंतु विकर्ण ने कुछ अनुचित तो नहीं कहा दुशासन। राज्यसभा में बोलने का अधिकार विकर्ण को भी है। युयुत्सु, तुम पहले स्वयं अपने मन की गुत्थियां सुलझा लो, उसके बाद राजनीति की गुत्थियां सुलझाना। महाराज, राज्य की सुरक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है महाराज। चाहे उस सुरक्षा को किसी शत्रु की ओर से संकट हो या किसी मित्र की ओर से। पांडव हस्तिनापुर के शत्रु हैं या मित्र हैं यह तो मैं नहीं जानता, और न ही मेरी जानने की कोई इच्छा है। मेरे लिए तो केवल यही पर्याप्त है कि वे दल बल के साथ हस्तिनापुर की ओर बढ़े आ रहे हैं महाराज, और यह हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए संकट का कारण बन सकता है। इसलिए इससे पहले कि वे हस्तिनापुर पर आक्रमण करें, हमें उन पर आक्रमण कर देना चाहिए। आचार्य द्रोण, आपका क्या मत है? क्या हमारी सेना इतनी समर्थ है कि वो पांडवों पर आक्रमण करके उन्हें समाप्त कर सके? आक्रमण तो बात की बात है महाराज। पहले राज्यसभा यह निर्णय ले कि पांडव हमारे शत्रु हैं या मित्र। आचार्य द्रोण, यह निर्णय तो उस दिन हो गया था जब हस्तिनापुर के सिंहासन पर पिताश्री महाराज धृतराष्ट्र को बिठाया गया था, और युवराज के सिंहासन पर मुझे। इस सिंहासन पर केवल मेरा अधिकार है, केवल मेरा, और यह अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अधिकार नहीं दुर्योधन, केवल तुम्हारी महत्वाकांक्षा, केवल तुम्हारा हट। अधिकार की परिभाषा मुझे दूसरों से नहीं सीखनी पितामह। हस्तिनापुर का युवराज मैं हूं, इसलिए युधिष्ठिर हस्तिनापुर के युवराज नहीं हो सकते। महाराज धृतराष्ट्र, देख रहे हैं कौरवों की राजसभा में राजनीति किस तरह निर्वस्त्र हो रही है। गुरुओं के रक्त में इतनी निरंकुशता, इतना स्वार्थ कहां से आया? क्या कोई बताएगा मुझे? आचार्य द्रोण, हस्तिनापुर के सिंहासन पर दुर्योधन का अधिकार है या नहीं, इस पर तो कोई विवाद हो सकता है, परंतु युधिष्ठिर के अधिकार के विषय में मुझे कोई संदेह नहीं।
इसीलिए पांडवों को हस्तिनापुर में प्रवेश करने से रोकना अन्याय होगा। अन्याय तो राज्यसभा अपने युवराज के साथ कर रही है आचार्य। यदि युवराज को उनका अधिकार नहीं मिला तो हस्तिनापुर गृह युद्ध की अग्नि में झुलस जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई मार्ग तो होगा ही। इस रक्तपात और कलह से बचने का एक ही मार्ग है महाराज। क्या मार्ग है गांधार नरेश? हस्तिनापुर का विभाजन। विभाजन? हस्तिनापुर का विभाजन? गांधार नरेश, हस्तिनापुर की अखंडता भीष्म के प्राण है और भीष्म के प्राणों का विभाजन नहीं हो सकता। महाराज, यदि मुझे विभाजन स्वीकार होता तो सबसे पहले विभाजन चित्रांगद और मेरे बीच हुआ होता, परंतु मैंने ऐसा होने नहीं दिया। स्मरण रहे महाराज कि हस्तिनापुर के इस सिंहासन पर सबसे पहला अधिकार भीष्म का है, फिर किसी और का। इसलिए हस्तिनापुर का विभाजन करने से पहले भीष्म के शरीर का विभाजन करना पड़ेगा। पिताश्री, ये आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? इस तरह तो ना आप कौरवों के रहेंगे ना पांडवों के। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं पुत्र। ब्राह्मण राजनीति कर ही नहीं सकता। राजनीति नहीं, आत्मरक्षा का उपाय तो कर सकता है, परंतु आप जो कर रहे हैं वो आत्महत्या प्रतीत हो रही है पिताश्री। ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं है पुत्र। मैंने जीवन में कई भूलें की हैं। कौन सी भूल पिताश्री? सबसे बड़ी भूल होती है जीवन में किसी से कोई अपेक्षा रखना। मैंने द्रुपद से अपेक्षा रखी थी कि वो मित्रता का प्रत्युत्तर देगा। वो अपेक्षा पूरी नहीं। मैंने द्रुपद को अपना शत्रु बना लिया, उसका आधा राज्य ले लिया। द्रुपद की पुत्री मेरे शिष्यों की अर्धांगिनी तो बन सकती है, परंतु मैं द्रुपद का मित्र कभी नहीं बन सकता, कदापि नहीं। तो फिर आपने दुर्योधन का समर्थन क्यों नहीं किया पिताश्री? वो न्याय संगत नहीं होता। यदि हस्तिनापुर का विभाजन हुआ तो आप किसका साथ देंगे पिताश्री? जाने अनजाने में मैंने दुर्योधन को चुन लिया है पुत्र। दुर्योधन का समर्थन ना करके आपने फिर भूल की है पिताश्री। मैं भूल कर सकता हूं अश्वत्थामा, परंतु अंधा नहीं। पांडवों के साथ द्रुपद हैं, पांडवों के साथ यादव हैं, और पांडवों के साथ स्वयं वासुदेव और बलराम हैं। तुमने नहीं देखा, परंतु मेरी आंखों से कुछ छिपा नहीं है। स्वयंवर के पश्चात अर्जुन की सफलता का लाभ उठाते हुए किस तरह वासुदेव आर्यावर्त के राजाओं को पांडवों के पक्ष में जुटा रहे थे। वासुदेव दूरदर्शी, वो आने वाले संघर्ष के लिए शक्ति के समीकरण को पांडवों के पक्ष में झुका रहे हैं। गांधार नरेश मेरे प्रिय पात्र नहीं है, परंतु उनका विभाजन का प्रस्ताव हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए एक मात्र मार्ग है। आपका अर्थ है पिताश्री पांडवों की सुरक्षा? नहीं पुत्र, मेरा अर्थ है दुर्योधन की सुरक्षा।
पांडव तो आधा राज्य पाकर संतुष्ट हो जाएंगे, परंतु दुर्योधन वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। वो अवश्य कोई न कोई उपद्रव खड़ा करेगा, और जब तक उपद्रव रहेगा दुर्योधन को मेरी आवश्यकता रहेगी। पिताश्री, आप अपनी? हां पुत्र, मैं अपनी सुरक्षा के लिए विभाजन का समर्थन करूंगा। मैंने आप लोगों को यहां अपने एक विशेष निर्णय की सूचना देने के लिए बुलाया है। आदेश दें पितामह। युधिष्ठिर के लौटते ही मैं उसे युवराज घोषित करने जा रहा हूं। आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं? जी, आपत्ति? आपत्ति कैसे हो सकती है पितामह? हम ये जानते हैं कि आप जो भी करेंगे वो उचित, न्यायपूर्ण और धर्म संगत होगा। और पितामह, न्याय तो यही कहता है कि एक युवराज के होते हुए किसी दूसरे को युवराज नियुक्त नहीं किया जा सकता। गांधार नरेश, युधिष्ठिर कोई दूसरा नहीं है, वो हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक उत्तराधिकारी है। पितामह, इसमें तो कोई विवाद ही नहीं है। किंतु यदि एक बार दुर्योधन को जब युवराज पद देने की राजाज्ञा प्रसारित की जा चुकी है, तो फिर उसे बदला कैसे जा सकता है? और यदि राजाज्ञा को बदलने की परंपरा प्रारंभ हो गई पितामह, तो फिर यह सदैव के लिए एक उदाहरण बन जाएगा। गांधार नरेश, यदि एक राजाज्ञा भूल सिद्ध होती है तो क्या उस भूल को ठीक करना उचित नहीं? पितामह, यदि एक बार राजाज्ञा भूल सिद्ध होती है तो दोबारा से उसे कोई भी भूल सिद्ध करने का प्रयास कर सकता है। तुम कहना क्या चाहते हो? पितामह, शकुनी परंपरा के निर्वाह की बात कर रहा है, और आपने तो परंपरा के निर्वाह के लिए इतना बड़ा त्याग किया है। यदि आपके किसी निर्णय से परंपरा खंडित होती है तो ये तो चिंतन का विषय है पितामह। तो क्या परंपरा के पालन की आड़ में पांडु पुत्र के साथ जो अन्याय हो रहा है उसे सहन कर लें? ये किसने कहा पितामह? और फिर वो उत्तरदायित्व भी आप ही का है, और आप ही का क्यों, हम सभी का है कि एक के साथ हुआ न्याय दूसरे के लिए अन्याय न सिद्ध हो। कैसी विडंबना है। एक आर्यवर्त राम और भरत का था, जहां एक छोटा भाई सिंहासन मिलने के पश्चात भी अपने बड़े भाई के लिए सिंहासन त्याग करके तपस्वी का जीवन स्वीकार कर लेता है। और एक आर्यवर्त हम कुरुवंशों का है, जहां एक छोटा भाई अपने अधिकार के लिए अपने बड़े भाई को शत्रु बनाने पर तत्पर है। वो त्रेता युग था पितामह, और ये द्वापर है, और मैं भरत नहीं दुर्योधन हूं, स्मरण रखिएगा। भानुमति, भानुमति, गांधार चलने की तैयारी करो, मुझे हस्तिनापुर में नहीं रहना है। बात क्या है? आप इतने व्यग्र क्यों हैं? सुना नहीं तुमने? गांधार चलने की तैयारी करो। आप मेरी स्थिति से अवगत हैं, फिर भी? तो तुम यहीं रहो, मैं चला जाता हूं। कुछ बताएंगे भी कि हुआ क्या? हाँ, पितामह, पितामह ना मुझे राजा बनने देंगे और ना राज्य का विभाजन होने देंगे। वृद्धावस्था ने उनकी बुद्धि क्षीण कर दी है। पितामह के संबंध में इस तरह से बोलना आपको शोभा नहीं देता आर्यपुत्र। तुम्हें पता है वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं मैं राज्यसभा में राजनीति को निर्वस्त्र कर रहा हूं। मैं अपने अधिकार मांग रहा हूं तो राजनीति को निर्वस्त्र कर रहा हूं। और वे कुंती पुत्र सेना लेकर इस हस्तिनापुर पर आक्रमण कर रहे हैं तो वे उपकार कर रहे हैं। एक बार उन्हें आ जाने दीजिए आर्यपुत्र। मैंने सुना है द्रौपदी विदुषी है। आपस में सद्भाव के साथ एक होकर रहने का कोई ना कोई उपाय तो निकल ही आएगा आर्यपुत्र। बस भानुमति, बस। यह तुम्हारी रसोई नहीं है। परिवारों में चूल्हे अलग होना और बात है, परंतु यह हस्तिनापुर के साम्राज्य का प्रश्न है। चूल्हे बटने से आंगन नहीं बटते आर्यपुत्र। चूल्हे अलग अलग होने पर भी
गांव की स्त्रियां एक दूसरे के यहाँ आग लेने आती जाती रहती हैं और इस तरह से वे अपने सुख दुख बांटती हैं। स्त्रियों की रसोई से यदि पुरुष भी राज्य चलाने का व्यवहार सीख लें तो सारे संसार में कलह समाप्त हो सकती है। मामा श्री, उधर पांडवों की बारात निकल गई और इधर मेरे स्वप्नों की शव यात्रा। यदि अब भी आपने कुछ नहीं किया तो कब करेंगे? मेरे श्राद्ध संपन्न होने के पश्चात? भांजे, भांजे, श्राद्ध तो तेरे उन शत्रुओं का होगा। तू चिंता मत कर। जब तक तेरा ये मामा जीवित है तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी तो मुझे लगता है आप मुझे केवल सांत्वना दे रहे हैं। भांजे, उधर मेरे शत्रुओं की विजय पताका आकाश में ऊंची उड़ती जा रही है और भीम की वो उपहासपूर्ण हंसी जो मैंने स्वयंवर में सुनी थी और तीव्र होती जा रही है। मामा श्री, ये हंसी मैं और नहीं सुन सकता। ये हंसी मैं और नहीं सुन सकता मामा श्री। नहीं सुनेगा भांजे, अब और नहीं सुनेगा। किंतु कैसे मामा श्री? भांजे, मैंने भीम की हंसी को सदा के लिए मौन करने का प्रबंध कर दिया है। उसका वध करने के लिए हत्यारों का एक दल भेज दिया है। सच मामा श्री? हाँ भांजे, अब तो भीम का श्राद्ध होगा, भीम का। अरे कहरो, भाग कहाँ रहे हो? साहस है तो सामना करो। शस्त्र तो चले नहीं, भीम से मल्लयुद्ध करके भी देख लो।
जालंधरा, भीम भैया, अब जाने भी दीजिए। आपको लगी तो नहीं? कृष्ण उनके प्रहार में बल ही नहीं था, उनके शस्त्र हम तक पहुंच ही नहीं पाए। हाँ भीम भैया, वो आपके सामने कहाँ टिक सकते थे। हाँ। अब चलिए, हमें सूर्यास्त से पहले हस्तिनापुर पहुंचना है। बड़े भैया हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलो।